भीम आर्मी एक्चुअली जब हम लोगों में एक शोषण देखते थे अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ कि कई मुद्दों पे जो नॉर्मल जो कोई इतनी बड़ी बातें नहीं थी उन पे हमारे लोगों को मारपीट की जाती थी। और जैसे भीम आर्मी जब बनी तो वो स्कूल से एक मुद्दा स्टार्ट हुआ। एक स्कूल है HP इंटर कॉलेज, वहां पर दलित समाज के जो बच्चे होते हैं उन्हें इसलिए पीटा जाता था, अगर वो पानी पहले पी लेते तो उनको पीटा जाता था, अगर वो स्कूल में आके सीट पे बैठ जाते तो उन्हें पीटा जाता था, अगर वो सीट साफ नहीं करते दूसरे जनरल कास्ट के बच्चों तो उन्हें पीटा जाता था, अगर वो पढ़ते थे तो उन्हें पीटा जाता था कि वो पढ़ते क्यों हैं। तो जब ये मुद्दे हमारे सामने आए तो हमें लगा कि इस शोषण से लड़ने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, जो क्योंकि संगठन, मैं मानता हूँ संगठन जो है वो सर्वोपरि होता है। संगठन बहुत ताकतवर होता है। जब बहुत सारे लोगों की एक टीम होती है और वो काम करती है तो वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, संगठन खुद में एक बहुत बड़ी सर्वशक्ति है। तो इसलिए भीम आर्मी बनाने की आवश्यकता है। ये सरकार जो है RSS के द्वारा चल रही है। RSS जो है वो संविधान विरोधी है और संविधान के थ्रू इस देश में जाति के नाम पर आरक्षण मिला है, तो वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना से आरक्षण जुड़ा हुआ है। तो मैं मानता हूं कि अगर वो संविधान में आरक्षण के साथ छेड़खानी करेंगे तो मुझे लगता है इस देश में बहुत बड़े जन आंदोलन होते हैं जिसका नतीजा जो है बहुत भयानक हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी के अधिकार छीनोगे तो वो कम्युनिटी चुप नहीं रहेगी, और अगर स्पेशल वो कम्युनिटी बाबा साहब के विचारधारा की तो वो तो बिल्कुल चुप नहीं रहेगी। निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की एक व्यवस्था ही तो है। जब प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण होगा तो उसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्ट्रक्चर में आरक्षण नहीं है। तो जब प्राइवेट के लोग फिर ये कुछ दिनों बाद संविदा पे उनको एंट्री कर देते हैं, तो इस तरह से जो आरक्षण के बेस पे जो ओपन वैकेंसियां होनी थी, वो जो आरक्षण की सीटें जो मिलनी थी वो नहीं मिल पाती हैं। तो ये एक तरह से अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं, हम लोग उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी तो ये तो मूल भावना में आरक्षण था, नियुक्ति में आरक्षण जो संविधान था, हम प्राइवेट में भी, प्राइवेटाइजेशन में भी, निजीकरण में भी आरक्षण की मांग करेंगे और वो लेकर भी हम लोग रहेंगे, क्योंकि इस देश में हमारी बराबर कम्युनिटी के हिसाब से हमारी बराबर की भागीदारी है और वो हमें चाहिए भी। कि जो लोग ये कहते हैं आरक्षण के बेस पे कुछ लोग आगे निकल रहे हैं जो कल तक बहुत नीचे थे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर आप इस देश में समान शिक्षा लागू कर दे तो आपको आपके औकात का पता लग जाएगा। जब सभी लोगों को शुरू से, प्राइमरी से लेकर एक ही शिक्षा दी जाएगी तो किसमें कितनी काबिलियत है वो निकल के खुद ब खुद सामने आ जाएगा। एक बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा जो कॉन्वेंट में पढ़ता है, SC बोर्ड, CBSE बोर्ड में पढ़ता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जब हम 12th में जाके उसका एक बैलेंस चेक करते हैं तो वो बहुत हायर होता है उससे। अगर उसका वो डेवलपमेंट 40% है तो उसका 80% होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर अगर वैकेंसी भी आएंगी तो वो लोग जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बेस जो है वो डेवलप कर रहे हैं। आपने प्राइमरी स्कूल में तो एजुकेशन को बहुत नीचे कर दिया है, मिड डे मील वगैरह चला के बच्चों को सिर्फ वहां वो कटोरी और चम्मच लेके खाना खाने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश के हित की बात हो तो इस देश में समान शिक्षा लागू की जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसका प्रचार इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा किया, मुझे लगता है कि जब इस देश में लोकतंत्र है तो महिलाओं को बराबर के अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकती है। जब वो एक तरह से मैच्योर हैं या जो एक सीमा है उसे पार करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अधिकार है कि वो अपने जो निजी फैसले वो ले सकती हैं या वो कहीं भी किसी भी समय आ जा सकती हैं। तो एक तरह से जो उनका मूल अधिकार है उसका ये एक तरह शोषण किया जा रहा है उनके साथ। तो और अक्सर अभी जो शुरुआत इसकी हुई उसमें जो मामले सामने आए कि किसी सगे भाई बहन को पकड़ के पीट दिया या उन्हें उठा के थाने ले गए, और वो सफाई देते रहे कि ये मेरी बहन है, कहीं जो वाइफ हस्बैंड है उन्हें ले गए हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप शादी के सर्टिफिकेट साथ लेके क्यों नहीं घूम रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जब लोकतंत्र है तो जब सबको अधिकार है तो वो घूम सकते हैं अपनी वाइफ के साथ या अपनी बहन के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ। अब ये सोच के कि वो गलत ना हो, किसी को भी उठा ले जाना या उसके साथ मारपीट करना या कुछ पैसे लेके उसे छोड़ देना, ये तो एक तरह से लोकतंत्र का हनन हुआ, उनके जो मूल अधिकार है उनका हनन हुआ। तो मैं इसके खिलाफ हूं। और जब इसके जब मामले आए तो हमारे जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उन्होंने कहा भी कि अगर एंटी स्क्वाड कुछ गलत करती है, कुछ गलत लोगों से मतलब सही लोगों को सताती है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर योगी जी से मेरी बात होती कि वो क्या एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। यहाँ तो पुलिस खुलेआम डंडा मार देती है, तो उस व्यक्ति का जो शोषण हुआ, जो उसके स्वाभिमान को हानि पहुंची, उसके लिए क्या एक्शन लेंगे मुख्यमंत्री जी?
देशद्रोही और देश प्रेमी का फैसला कोई सरकार नहीं कर सकती मेरे हिसाब से। जो संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही है। आरएसएस जो है संविधान को मानती नहीं है। आरएसएस जो है आज तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया नागपुर में अपने हेडक्वार्टर पे। तो जो इस देश के तिरंगे का सम्मान नहीं करते, जो इस देश के संविधान का सम्मान करते, तो देशद्रोही तो वो है। वो लोग तो देश प्रेम जो देश के संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हम गलत सही की बात करते हैं, अगर हम देशद्रोही तो हम देशद्रोही सही। बाबा साहब ये कहते थे कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो पेड़ है कि जो किसी भी हवा के झोंके से गिर जाए। इस चुनाव में वही हुआ, जहां बहन जी ने 105 मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया इसलिए कि मुस्लिम दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो जाएगा। उसी तरफ मुसलमान गुमराह हो गया, उसे यही नहीं समझ आ कि वो कहां वोट दे। क्योंकि जैसे बहन जी सामाजिक एकता ना करके राजनीतिक एकता के तौर पर कहती थी कि हम लोग बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोग विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। उसी तरफ दूसरी तरफ एक और पार्टी यहाँ जो काम करती है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वो आगे एक स्टेटमेंट देती कि बहन जी जो है वो गठबंधन कर लेगी, रक्षाबंधन बना लेगी। पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। तो मुस्लिम समाज जो है, जो एकता होनी थी, वो इसलिए डर गया, उसे लगा कि ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं के भी ना रहें। क्योंकि अगर पहले से हम लोगों ने विचारधारा मुस्लिम समाज में, इस्लाम समाज के लोगों बैठ के बताई होती, वो भी अपने धर्म को मानते, अगर हम उन्हें बताते कि शोषण के खिलाफ हम लोग एक होने का काम कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से नहीं, हम लोग सामाजिक रूप से भी एक होंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम उनके मुद्दों को ध्यान में रखते कि उन्हें क्या आवश्यकता है। जैसे 2012 के चुनाव में समाजवादी ने उनसे कहा कि हम आपको 19% आरक्षण दें। समाजवादी ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ करा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक विश्वास दिलाया। तो बहन जी, मुझे लगता है कि बहुजन मूवमेंट के जो नेता है वो विश्वास दिलाने में मुसलमानों को कामयाब नहीं होता। अगर वो विश्वास उन्हें हो जाता तो ये राजनीतिक एकता हो जाती। मैंने पिछले जो कुछ दिनों में फील किया है, एक अजीब से तरह की न्यूज आ रही है। बहुत जगह पर यूपी के अंदर आरएसएस का पथ संचलन हो रहा है जो कभी नहीं हुआ, और वो कुछ नारे उसमें देते हैं कि यूपी में अगर रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक योगी नहीं 1000 योगी आ जाए, वो यूपी से छोड़ो, वो हमारी गली से हमें नहीं रोक सकते चलने। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से फर्क तो पड़ने वाला है। लेकिन एक जो मैंने चीज फील की है वो ये है कि बहुत सारे संगठन जो हैं दिन पर दिन निकल के आ रहे हैं। श्री राम सेना, हिंदू वाहिनी, हिंदू रक्षक दल, गौ रक्षक दल, वो इस तरह से दलित समाज के जो लोग हैं उन्हें एक तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो हिंदू के नाम पर कि हम लोग हिंदू हैं, वो चुनावी जो हिंदू जो एक एजेंडा बताते हैं हिंदू, वो ये एजेंडा कि चुनाव में आप हिंदू हैं, चुनाव के बाद आप दलित हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, जाति से चमार हैं, जाटव हैं, आप धोबी हैं, आप पासी हैं, कोरी हैं, कुर्मी हैं, तो वो चुनाव के बाद आप वो हैं। लेकिन ये 2019 को इसको फैक्टर लेके चल रहे हैं। तो ये अभी एट प्रेजेंट टाइम में कुछ संगठन बना रहे हैं, उसमें हमारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये विश्वास दिलाते हैं कि इस देश में मुसलमानों से खतरा है। मुझे ऐसा लगता है इस देश में मुसलमानों से नहीं, इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था से खतरा है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लोग इस देश में एक कम्युनिटी को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं उनके खिलाफ। 6 दिसंबर को इन्होंने जान के आरएसएस के लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराने का काम किया कि जिससे कि बाबा साहब को बुलाया जा सके। लोग उस दिन, आरएसएस के लोग उस दिन शौर्य दिवस मनाते हैं, और हम दलित कम्युनिटी के लोग, ओबीसी कम्युनिटी के लोग, उस दिन हमारे लिए सबसे बुरा दिन था कि बाबा साहब खत्म हुए थे। तो ये बाबा साहब से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हें खत्म करने का काम कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये यहाँ से बाबा साहब का इतिहास जो है वो उसे भुला देना चाहते हैं। आरएसएस का एजेंडा है, जब बाबा साहब की विचारधारा खत्म हो जाएगी तो आरएसएस का जो हिंदू धर्म का जो हिंदू एजेंडा जो वो लागू हो जाएगा। लेकिन जब तक भीम आर्मी के लोग यहाँ इस देश से वो हो नहीं पाएगा।